नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। राजनीति में नाम और प्रतीकों की बड़ी अहमियत होती है। यूपी का हाथरस कांड योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष का ऐसा ही हथियार है जिसे वो आए दिन इस्तेमाल करता है। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की रहस्यमयी मौत को भले ही पुलिस से लेकर परिजनों ने खुदकुशी का मामला बताया हो, लेकिन विपक्षी समाजवादी पार्टी अब भी इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं। आज मृत लड़कियों के गांव में अखिलेश यादव के दूत पहुंचे तो सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई। साथ ही बात करूंगा राहुल की डोजो यात्रा की, जिसका मार्शल ट्रेलर सामने आया तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि राहुल की नई यात्रा का नाम बड़ा दिलचस्प है। अब सस्पेंस यह है कि ये यात्रा कैसी होगी और राहुल इसमें क्या नया करने वाले हैं। आज बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मौसम विज्ञान की भी होगी। बड़े मुद्दों पर सरकार की लाइन से अलग जाने वाले चिराग को लेकर क्या बीजेपी सावधान मुद्रा में है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने अचानक चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को खासा भाव देना शुरू कर दिया है। साथ ही चंपाई सोरेन की कथित जासूसी की वो खबर जिसमें हनी ट्रैप के आरोपों की भी एंट्री हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको इसकी हर बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात राख पर सियासत की। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत के मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान यूपी की सियासत में हलचल मचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार कहीं बड़े टकराव का इशारा दे रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सियासत सिर्फ आग में घी नहीं डालती, सिर्फ चिंगारी को शोले में नहीं बदलती, ये राख पर भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता तो फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों की संदिग्ध मौत पर हो रही राजनीति में हाथरस का जिक्र नहीं आता। पहला जिक्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए पोस्ट में आया। उन्होंने एक वीडियो को टैग करते हुए लिखा, आनन फानन में किए गए अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है? ये प्रश्न हाथरस से लेकर फर्रुखाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत को खुदकुशी बताए जाने की पुलिस की थ्योरी को पहले दिन ही नकार दिया था। अब वो इसकी तुलना हाथरस कांड से कर रही है। इससे कई इशारे मिलते हैं। इस बीच अपनी बेटियों को खोने वाले पिता ने अपनी तरफ से एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने जबरन दाह संस्कार किए जाने के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। जो दाह संस्कार किया गया है वो मैंने अपने द्वारा किया। मैं स्वयं लेके गया हूँ। समाज के लोग थे, अधिकारी भी वहाँ सब मौजूद थे। वहाँ पे मतलब हमारे दोनों बच्चों ने मिलके वहाँ पे दाह संस्कार किया। इधर बेटियों को खोने वाले परिवार की तरफ से बयान आया, उधर सियासी माहौल को सुलगते देर नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध को छुपाने की बात करती है। यहाँ तक सुनने में 2 लाशों के साथ जला दिया गया। तो मुझे लगता है ये हाथरस हत्याकांड की पुनरावृत्ति है और सरकार के ऊपर वो बदनुमा दाग है जिसे छुपाकर अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो 19 मार्च 2017 उसके पहले हीनियस क्राइम है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, सभी में कमी दर्ज की गई है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जो परिवार वालों का बयान है, उससे ये बात निकल कर आई है कि लड़कियों ने आत्महत्या की थी। इससे पहले अखिलेश यादव ने 2 लड़कियों के पेड़ पर लटकी मिली लाश को लेकर राजनीति का जाति कार्ड भी चला था। अखिलेश के शब्द थे, भाजपा सरकार की चुप्पी विचलित करने वाली है। शायद इसकी दोहरी वजह है, एक तो भाजपा का स्त्री विरोधी कुविचार व रवैया और दूसरा उनका दलित होना। समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद में अपनी एक टीम भेजने का भी फैसला किया। टीम 7 सदस्यों की थी। इसकी कमान फर्रुखाबाद के एसपी जिलाध्यक्ष को सौंपी गई। जरूर एक्सटर्नल इंजरी हुई होगी, इनको मारा गया होगा। कुल मिला के अब तक की सारी जो घटना है, इस सारी घटना से समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन और इनके माँ बाप कतई भी सेटिस्फाइड नहीं है कि ये आत्महत्या है।
समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद की घटना पर जैसे ही हाथरस कार्ड चला उसे जबरदस्त पलटवार का सामना करना पड़ा। सीएम योगी ने एसपी और कांग्रेस पर डबल अटैक किया, दोनों ही दलों को अराजकतावादी बता डाला। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। निरंतर गतिशीलता यानी यात्रा प्रगति का प्रतीक है। यह बात बड़े बुजुर्ग पीढ़ियों से कहते रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नई यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे पर इसका ऐलान किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल और X अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया। इसी साल निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान शूट किए गए वीडियो में राहुल गांधी बच्चों से मार्शल आर्ट की बारीकियां साझा कर रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि हमारा लक्ष्य ध्यान, जुजित्सु एकेडमी जैसी तकनीकों से मिलकर बने जेंटल आर्ट की सुंदरता से युवाओं को परिचित करवाना था। क्यों नहीं? राहुल गांधी की पिछली 2 यात्राओं के नाम में भारत जोड़ो शब्द शामिल थे, इसलिए इस बार उनकी प्रस्तावित यात्रा का नाम बदला गया है। राहुल गांधी ने अपनी तीसरी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा से बदलकर भारत डोजो यात्रा किया है। एक्स पर अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। राहुल गांधी ने मैसेज में डोजो शब्द का इस्तेमाल किया है। डोजो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्कूल को कहते हैं। वैसे जहां तक बात यात्रा और फिटनेस की है तो यात्राओं से राहुल गांधी ने सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस नहीं सुधारी है, लोकसभा चुनाव में पार्टी का सक्सेस ग्राफ भी सुधारा है। इसलिए नई यात्रा का ऐलान सुर्खियों का सबब है। चोट लगी? क्यों नहीं? तो क्या मैंने किस चीज पे रोल किया? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, दिख रहा है सर्कल? इससे ये करना है। इसका दूसरा तरीका वही चीज बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। बात बिहार की करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस गृह मंत्री अमित शाह से क्या मिले? पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। पूछा जा रहा है कि क्या सरकार और गठबंधन की लाइन से अलग बयान देने वाले चिराग पर अब नकेल कसने की तैयारी है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अब चाचा पारस को ज्यादा भाव देकर चिराग को यह समझाना चाहती है कि उसके पास प्लान बी भी तैयार है। इस बीच चिराग का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि चाचा की गृह मंत्री से मुलाकात मेरी चिंता का विषय नहीं है। देखिए, राजनीति में जैसे अभी रात है ना, तो कल दिन होगा। निश्चित रूप से राजनीति में लोगों को आशावादी होना चाहिए। सियासत का मौसम भी पूर्वानुमान के गणित पर चलता है। तभी तो चिराग पासवान के अलग तेवर दिखाते ही बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से अपनापन बढ़ा लिया। खुद गृह मंत्री अमित शाह से पारस की मुलाकात भी हो गई। तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि इस मीटिंग की केमिस्ट्री क्या रही होगी। शाह के साथ 26 अगस्त को हुई इस मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस के लिए अच्छे दिन की उम्मीदें अचानक बढ़ गईं। मैं एनडीए गठबंधन में हूं और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ हम रहेंगे। हम लोग सब लोग मिल करके साथ लड़ेंगे। जो सम्मानजनक सीट होगा उस पर विचार किया जाएगा। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं और पशुपति पारस उनके भाई। विरासत की सियासत में दोनों की एससी वोट बैंक पर अपनी अपनी दावेदारी है। दोनों की अलग अलग पार्टी है। अब बीजेपी का इशारा है कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में पारस की पार्टी उनके लिए एक अहम फैक्टर रहेगी। लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया गया तो मैंने कहा था कि सर लोकसभा की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा में निश्चित रूप से
बिहार में जब भी चुनाव होगा तो आपको सम्मान दिया जाएगा। यानी अब बीजेपी की निगाहों में पशुपति कुमार पारस की अहमियत पहले जैसी नहीं रही, वो भी तब जबकि चिराग पासवान और चाचा पारस में 36 का आंकड़ा है। इससे पहले पारस एनडीए के सहयोगी के नाते फोटो सेशन तक सीमित रह गए थे। पशुपति पारस की एनडीए में क्या हैसियत रही है, इस बात को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि 5 सांसद होने के बावजूद पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में एक भी टिकट नहीं दी गई थी। बीजेपी ने पारस के बदले चिराग पासवान पर भरोसा जताया। उन्हें सीट बंटवारे में बिहार में 5 लोकसभा सीटें दी। इन सभी पर चिराग की पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ फतह हासिल की। चिराग को मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। पीएम मोदी के वे सबसे भरोसेमंद नेताओं में एक माने गए। लेकिन अचानक बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक कर 5 मुद्दों पर चिराग ने सरकार और एनडीए से अलग रुख दिखाया। सिविल सेवा में लेटरल एंट्री का विरोध, जातीय जनगणना का समर्थन, वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार से अलग राय, SC/ST आरक्षण में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। इस मुद्दे पर विपक्ष के भारत बंद को नैतिक समर्थन। मेरा पक्ष और सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का पक्ष एक ही पक्ष है। इवेंचुअली जब ये लेटरल एंट्री का भी मामला आया तो मेरी बात हो या प्रधानमंत्री जी की बात हो या सरकार ने जो उसको रोल बैक करने का जो फैसला लिया, ये तमाम मत एक ही हैं। तो ऐसे में सरकार का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। भले चिराग पासवान पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन ताजा तेवर देखने के बाद बीजेपी चिराग पासवान की ताकत को नाप तोल रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग को लेकर सावधान मुद्रा में है और अपने विकल्प तैयार रखना चाहती है, और इसी वजह से अचानक पशुपति पारस पर प्रेम बरसाया जा रहा है। बात करेंगे झारखंड की। जी हाँ, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ चुके हैं और कुछ घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इस बीच चंपाई सोरेन को लेकर झारखंड से दिल्ली तक सियासत गर्म है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर अपनी जासूसी कराने का आरोप लगाया है। बीजेपी पहले से ही इसको लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर है। शिबू सोरेन के नाम चंपाई सोरेन की 28 तारीख वाली चिट्ठी आदरणीय गुरुजी से शुरू हुई और आप सदैव मार्गदर्शक बने रहेंगे पर खत्म हो गई। कल तो हमारा सदस्य ग्रहण करना है भारतीय जनता पार्टी। कल के बाद में जो हमको जो जिम्मा देंगे बस उसी जिम्मा को निभाएंगे। इसी के साथ चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से दशकों पुराना साथ एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हुआ जहां अब जासूसी और हनी ट्रैप वाले इल्जामों के धमाके हो रहे हैं। अभी उस व्यक्ति के ऊपर जासूसी कर रहे हैं हेमंत सोरेन के वो पिता तुल है और उन्हीं की सरकार में उनके साथ कैबिनेट के मंत्री, उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। और हम जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि हनी ट्रैप की भी कोई तैयारी थी। इस प्रकार से सरकार के जो खुफिया विभाग के लोग होते हैं वो अपने स्तर से इस बात को पता करते रहते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं वो कहीं ट्रैप में तो नहीं फंस गए हैं, कहीं मुश्किल में तो नहीं है। उसकी जानकारी रखना उनका काम है। शुरुआत हुई दिल्ली से, जहां चंपाई सोरेन के सेक्रेटरी ने चाणक्यपुरी थाने में लिखित शिकायत दी। इस शिकायत में झारखंड सरकार पर चंपाई सोरेन की जासूसी के इल्जाम लगाए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने झारखंड के 2 पुलिस अफसरों को कस्टडी में ले लिया। चंपाई सोरेन की जासूसी के मामले में इनसे दिल्ली के ही चाणक्यपुरी थाने में बिठाकर बाकायदा पूछताछ की गई। बाद में झारखंड पुलिस की सफाई आई और स्पेशल ब्रांच के दोनों अफसरों को छोड़ दिया गया। जिस तरह से वो लोग का जो जिस तरह से हमारा ऊपर जो नज़र या जासूसी वो सब को जान के ना और मजबूत हो गया कि हम अब मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। राजनीति में मुद्दों को विस्तार पाते देर नहीं लगती। इल्जामों की फहरिस्त में हनी ट्रैप भी जुड़ गया और बीजेपी हेमंत सोरेन से कह रही है कि पिता तुल्य को तो बख्श देते। यहाँ हनी ट्रैप की भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हद कर दी हेमंत सोरेन जी आपने। चंपाई सोरेन जी उनकी अब जासूसी करवा रहे थे। बात हरियाणा चुनाव की करते हैं। हरियाणा में टिकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हाई वोल्टेज मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। आज दोनों ही पार्टियों की दिल्ली में अहम बैठक हुई। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जहां कुमारी सैलजा के ताजा बयान ने फिर से पार्टी के भीतर
नई टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल कुमारी सैलजा ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा या नहीं, ये आला कमान तय करेगा। इस बयान के साथ उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। सुनिए, जब हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने कुमारी सैलजा से चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकमांड अंतिम फैसला करेगा, मैंने भी यही कहा है। तो हम ये माने कि कुमारी सैलजा जी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, फैसला जो भी आला कमान करेगा? नहीं, देखो कोई इस तरह की बात नहीं होती, मैंने केवल इच्छा जाहिर की थी। फैसला जब हाईकमान करेगा तभी आगे कार्रवाई होगी। तो कुमारी सैलजा ये बयान इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि कल ही हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देगी जो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी टेंशन कम नहीं है। आज दिल्ली में बीजेपी की 3 अहम बैठकें हुई, जिनमें से एक बैठक अभी भी चल रही है। पहली बैठक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी शामिल रहे। दूसरी बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई। यहां भी धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री के साथ राव इंद्रजीत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी शामिल हुए। और तीसरी बैठक पार्टी दफ्तर में हुई, जो कोर कमेटी की बैठक थी। यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली। मैं राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी पर जोर इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर बीजेपी के अंदर एक अलग ही चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल बेल्ट की 10 से ज्यादा सीटों पर अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं। इस बेल्ट में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की इस डिमांड लिस्ट में उनकी बेटी का नाम भी शामिल है। जहां तक मुझे खबर मिली है उसके मुताबिक 4 से 5 सीटों पर राव इंद्रजीत की मांग मानी जा सकती है। हरियाणा बीजेपी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। खबर यह है कि बीजेपी करीब 1 दर्जन विधायकों के टिकट काट सकती है। ये वो विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है। इस लिस्ट में 2 मंत्रियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को फिर से टिकट मिल सकता है। और सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर है, जो कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त नायब सिंह सैनी करनाल से विधायक है। ये सीट मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। और इस वक्त दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और मुझे पता चला है कि अगले कुछ घंटों में बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है, जिनमें ज्यादातर मौजूदा विधायकों के या मंत्रियों के नाम शामिल हो सकते हैं।